नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में आप देखेंगे जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 5। यह प्रैक्टिस सेट फिजिक्स से लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जनरल साइंस का सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है 5 है। तो चलिए पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। अत्यधिक दूरी के लिए प्रकाश वर्ष इकाई होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? हर्ट्ज, तो आंसर होगा तरंग की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति को हर्ट्ज से मापते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। एक्सरे की खोज किसने किया? आंसर होगा एक्सरे की खोज रोंटगन किए थे, रोंटगन वैज्ञानिक। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। पारसेक मात्रक है। देखिए पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। दूरी, आंसर होगा दूरी। तो चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। एक फैदम बराबर कितना फीट होता है? एक फैदम समुद्र के गहराई को मापना है फैदम। तो एक फैदम बराबर कितना फीट होता है? तो आंसर होगा 6 फीट, 6 फीट याद रखेंगे। छठा प्रश्न पर चलते हैं। सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? तो सेक्सटेंट से कोणीय दूरी को मापा जाता है। कोणीय दूरी, आंसर होगा कोणीय दूरी। चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सोनार में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सोनार में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न पर चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर काम करता है। देखिए यहाँ नियम के जगह पर गलत लिखा गया है, तो इसको सुधार लेंगे। देखिए यहाँ नियम होना चाहिए, नियम। चलिए हो गया, नियम लिख देंगे। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। चलिए नौवां प्रश्न पर चलते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तो आंसर होगा स्थिरता का जड़त्व। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो आंसर होगा जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रहा हो। तो लिफ्ट जब तेज़ी से नीचे जा रहा हो तो प्रत्यक्ष वजन से वास्तविक वजन से कम होता है। प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम होगा। आंसर होगा जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? तो आंसर होगा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। रॉकेट की गति पर कौन संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऐसे भी प्रश्न होगा कि रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर होगा संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत याद रखेंगे। चलिए 13वां प्रश्न पर चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? आंसर होगा क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वो सीधा खड़ा नहीं रख सकते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न पर चलते हैं। लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो यहाँ आंसर होगा सभी साथ साथ पहुंचेंगे, सभी एक साथ
पहुँचेंगे, आंसर होगा। चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक घड़ी होता है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? तो आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। लंबाई जब बढ़ जाती है तो लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। चलिए 16वां प्रश्न। पेंडुलम गति तीव्र गति से कब चलती है? पेंडुलम की गति तीव्र कब होता है? तो पेंडुलम की गति शीतकाल में तीव्र हो जाता है, आंसर होगा शीतकाल। चलिए 17वां प्रश्न। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? देखिए पलायन वेग का मान याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर होगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल पर के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन। चलिए 19वां प्रश्न पर चलते हैं। गुरुत्वीय की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार कितना होता है? गुरुत्वीय क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है, आंसर होगा शून्य। तो चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि घटती है या बढ़ती है? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर यदि ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि बढ़ेगी, आंसर होगा बढ़ेगी। चलिए 21वां प्रश्न पर चलते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा भंडारित होता है? घड़ी के स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा भंडारित होता है? तो आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए 22वां प्रश्न पर चलते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का 1/10 भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है, आंसर याद रखेंगे 1/10 भाग। चलिए 23वां प्रश्न। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही होगा, यानी उतना ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, यानी जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सागर के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा रहने के कारण जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? तो आंसर होगा क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वह पानी के ऊपर तैरता है। चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी पर कहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है? पृथ्वी पर कहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है? तो आंसर होगा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा को अलग होकर गिर जाते हैं, यह न्यूटन के कौन सा नियम का अनुसरण करता है? तो ये देखिए आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम। ये न्यूटन के प्रथम नियम का अनुसरण करता है, यानी जड़त्व के नियम का ये पालन करता है, प्रथम नियम आंसर होगा। तो चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होता है, आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग, याद रखेंगे। चलिए 29वां प्रश्न पर चलते हैं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? देखिए एंगस्ट्रम इकाई है किसकी है? आंसर होगा तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य याद रखेंगे। चलिए 30वां प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? शून्य में संचरण नहीं कर सकती है कौन सी तरंग? तो ध्वनि तरंग शून्य में संचरण नहीं करती है, आंसर होगा ध्वनि तरंग। चलिए 31वां प्रश्न पर चलते हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है? तो आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। देखिए एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। चलिए 32वां प्रश्न पर चलते हैं। एमआरआई मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा चुंबकीय तरंग, आंसर क्या होगा? चुंबकीय तरंग, याद रखेंगे। तो चलिए 33वां प्रश्न। सीटी स्कैन करने में किस किरणों का उपयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन करने में
एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है? आंसर याद रखेंगे एक्स किरणों का। चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य याद रखेंगे आंसर तरंग दैर्ध्य। चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। चिकित्सा के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है? देखिए चिकित्सा के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा अवरक्त तरंग। सर याद रखेंगे अवरक्त तरंग। चलिए 36वां प्रश्न पर चलते हैं। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो आंसर होगा बैगनी रंग। बैगनी याद रखेंगे। चलिए 37वां प्रश्न पर चलते हैं। माइक्रोवेव ओवन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। 38वां प्रश्न पर चलते हैं। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए परावैगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा परावैगनी तरंग। चलिए 39वां प्रश्न पर चलते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल याद रखेंगे। चलिए 40वां प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आंसर होगा अवरक्त तरंग। आंसर याद रखेंगे अवरक्त तरंग। चलिए 41वां प्रश्न। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? देखिए हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। तो आंसर याद रखेंगे आवृत्ति। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। चलिए 42वां प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य की श्रव्यता सीमा क्या है? मनुष्य की श्रव्यता सीमा देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मनुष्य की श्रव्यता सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, याद रखेंगे। तो चलिए 43वां प्रश्न। पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20 हर्ट्ज से ऊपर पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। चलिए 44वां प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। 60 डेसिबल याद रखेंगे। चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 46वां प्रश्न। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है और उससे कम जल में होता है और उससे भी कम हवा में होता है। तो याद रखेंगे ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है। समुद्र के गहराई पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र को गहराई पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का उपयोग किया जाता है। आंसर होगा सोनार। 48वां प्रश्न पर चलते हैं। लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लोहा में ध्वनि की चाल 5950 यानी 5950 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए 5950 मीटर प्रति सेकंड याद रखेंगे। लोहा में ध्वनि की चाल होती है। चलिए 49वां प्रश्न पर चलते हैं। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो आंसर होगा 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि की तीव्रता हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाएगी। चलिए 50वां प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे के बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आंसर होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो सुनाई नहीं देता है एक दूसरे को। तो चलिए इससे प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न था, 50वां प्रश्न। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न और उसके उत्तर होते हैं। यह प्रैक्टिस सेट जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 5 था। जल्दी ही प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आप लोग के बीच ले आएंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।